Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS. इंडियन पॉलिटी की इस 2000 MCQs की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं. इन दैट सीरीज दिस इज गोइंग टू बी वीडियो नंबर 38 और टेस्ट नंबर 38. यहां से आप लोग अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आप लोग स्कोर कर रहे हो और क्या आपका नॉलेज लेवल है, क्या आपको रिवीजन की ज़रूरत है, रिवीजन की नहीं ज़रूरत है, आप एक्सेलेंट हो, गुड हो. सो ये सब चीज़ें इस टेम्पलेट से आप असेस कर सकते हैं. ये टेम्पलेट डिज़ाइन किया जाता है बेस्ड ऑन कि किस तरह के क्वेश्चन हम उस पर्टिकुलर टेस्ट में डाल रहे हैं. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया अंडर द 6th शेड्यूल. द ट्राइबल एरिया अंडर, सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. दैट मीन्स कि 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने जा रहे हैं इसमें से. द ट्राइबल एरिया अंडर 6th शेड्यूल डू नॉट फॉल अंडर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. ये बिल्कुल सरासर गलत स्टेटमेंट है भाई. 4 जो है AMTM स्टेट्स जो है, ऐसा नहीं है. जब अगर कोई ट्राइबल एरिया या फिर कोई पॉकेट ऑफ ट्राइबल एरिया अगर गवर्नर के अंडर में, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मेनली इन एरियाज में जो ट्राइबल एरियाज में डस जाते हैं तो गवर्नर की मेनली, बट ऐसा नहीं है कि वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से बाहर हो जाते हैं, है ना. अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो कि एक स्टेट के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंडर आएगा. ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत. द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द, नहीं, प्रेसिडेंट नहीं. AMTM स्टेट्स में यू हैव दिस गवर्नर हु इज एम्पावर्ड कि वो ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज, छोटा बड़ा ये सब कर सकते हैं. ईच ऑटोनोमस ट्राइबल एरिया हैज अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विद नॉमिनेटेड. तो ये वाला आपका स्टेटमेंट करेक्ट है ना. एक आपका नीचे वाले लेवल पे, रीजनल लेवल पे, सबसे पहले सबसे टॉप पे आपके रीजनल लेवल पे, देन यू हैव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड देन एट द बॉटम यू अगेन हैव अ विलेज लेवल काउंसिल, है ना. तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं जिसमें कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों तरह के मेंबर पाए जाते हैं. द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आर एम्पावर्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू विद द असेंट ऑफ गवर्नर ओनली. नहीं, गवर्नर की परमिशन की जरूरत नहीं है. लैंड रेवेन्यू वगैरह के जो कलेक्शन है उनके रिगार्डिंग जो भी रेगुलेशंस है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इटसेल्फ ला सकती है. सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. देयर इज नो मेंशन ऑफ द ऑफिस इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. यह बिल्कुल करेक्ट है. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, इन सब तरह के किसी तरह के कोई भी ऑफिस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है. द सैलरी एंड द अलाउंसेज आर डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट. तो ये बिल्कुल गलत है. अगेन क्या बोलते हैं उसको, ये पार्लियामेंट के द्वारा आपका डिसाइड होता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें करेक्ट बताना है. सो फर्स्ट ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी मिनिस्ट्रियल कंट्रोल. तो ये 3 डिपार्टमेंट है मेनली. यू हैव डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, देन यू हैव डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS एंड देन ISRO. ठीक है, ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक ये इंडिपेंडेंट रहते हैं मिनिस्ट्री से. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज डायरेक्टली लुक्ड इनटू बाय PMO. सो यहाँ क्या क्या ऑप्शन है, ये इंडिपेंडेंटली काम करते. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है. सो 1 and 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. विद रिस्पेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एग्जीक्यूटिव रिलेशन, माइंड यू, लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात नहीं कर, एग्जीक्यूटिव. और 2 स्टेटमेंट दिए हुए, करेक्ट बताना है. इन रिस्पेक्ट टू द मैटर इनोमरेटेड इनटू द कॉन्करेंट लिस्ट, द एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द स्टेट्स. बिल्कुल करेक्ट है ना. इसको लेजिस्लेटिव पावर से आप कंफ्यूज मत करना. लेजिस्लेटिव पावर के बारे में इन कॉन्करेंट लिस्ट पूछेगा तो सेंटर और स्टेट दोनों के पास है. बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इनटू द, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएशन बिटवीन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एंड द एग्जीक्यूटिव. सेंटर एंड स्टेट के बीच में 3 टाइप के रिलेशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. यहाँ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इंप्लीमेंटेशन वगैरह वाले पार्ट की बात की जा रही है. तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एग्जीक्यूट कौन करेगा, दैट रेस्ट विद द स्टेट. ठीक है, इन कॉन्करेंट लिस्ट. अनटिल एंड अनलेस इन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोविजन कि ये वाले प्रोविजन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सेंटर के पास रहेगी. जब तक ऐसा क्लियरली नहीं लिखा गया तब तक सभी प्रोविजंस की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है स्टेट के पास, ना कि लेजिस्लेटिव. फेलियर टू कंप्लाई विद द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन गिवन बाय सेंटर टू अ स्टेट कैन बी और इज द ग्राउंड ऑफ इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी इनटू द स्टेट. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सेंटर अगर आर्टिकल 257
ठीक है, कि अंडर कोई भी डायरेक्शन देती है, वैसे भी कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन कि ये आपको करना है, अगर स्टेट उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो 365 के अंदर ये लिखा हुआ है आर्टिकल 365 के अंदर कि अगर स्टेट कॉम्प्लाई करने से मना करते हैं, ठीक है, सेंटर के उस डायरेक्शन को, तो सेंटर डज हैव राइट कि 356 को इन्वोक कर सके। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड हेंस सी इज गोइंग टू बी द राइट। विद रेफरेंस टू द कमिटी ऑन पब्लिक एंड कोपू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर फ्रॉम बोथ हाउसेज, यस, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों से होते हैं, लोकसभा से 15 एंड राज्यसभा। ए मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल, बिल्कुल सही। द ए कमिटी इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर, बिल्कुल सही, करेक्ट स्टेटमेंट 1 2 3, दैट इज डी इज गोइंग टू बी द राइट स्टेटमेंट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटी इज नॉट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ये बिल्कुल चेयर करते हैं। इकोनॉमिक अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर मेनली सेंट्रल स्टेट के बीच में जो भी पॉलिटिकल टसल्स है उनको, सो इकोनॉमिक अफेयर्स का आप जानते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी प्राइमरली जो भी टॉप अपॉइंटमेंट्स होती हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट वगैरह में कैबिनेट लेवल, तो उनको क्लियर करती है। पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी जो है, ठीक है, ये पार्लियामेंट, ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड नहीं करते, एंड हेंस आंसर इज गोइंग टू बी डी। विद रेफरेंस टू द गवर्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो 3 स्टेटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए प्राइमरीली ली हुई है और हमें करेक्ट बताना है। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो बिल्कुल सही है भाई, एक एमएलए जो है वो गवर्नर नहीं बन सकता। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस, बिल्कुल सही है। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट आफ्टर, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि एक पर्सन जो है एक बार गवर्नर हो गया सो ही सी इज नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट इन द सेम ऑफिस और इन द अदर स्टेट्स ऑफिस एज अ गवर्नर, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सो 1 and 2 दैट इज बी इज गोइंग टू बी द राइट स्टेटमेंट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये आपके जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है, मैकेनिज्म वेयर रेसिपिएंट, अब क्या होता है कई बार ट्रांजैक्शन होते हैं, एक जीएसटी होल्डर और एक नॉन जीएसटी होल्डर। तो नॉन जीएसटी होल्डर से अगर आपने ट्रांजैक्शन एक अपर सीलिंग से ऊपर की है जिसके पास जीएसटी का नंबर नहीं है, तो एज अ बायर आपको वो चार्ज देना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज क्या होता है, एज अ बायर आपने बाय किया है, जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच वाज सपोज्ड टू बी पेड बाय द सेलर, ठीक है, आपको एज अ बायर उसका, क्योंकि वो नॉन जीएसटी होल्डर है जिससे आपने परचेज किया है, उस सीलिंग को एक्सीड किया है, तो रिवर्स चार्ज आपको। मैकेनिज्म वेयर रेसिपिएंट ऑफ द गुड और द सर्विसेज इज लायबल टू पे जीएसटी इंस्टेड ऑफ supplier, so D is going to be the right answer. Consider the following statement with regard to laws on detention laws in India. So correct बताना है। A person may be detained without trial on any of the following ground like security, तो ये बिल्कुल सही है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के ग्राउंड बिल्कुल बताए गए हैं। A detainee under preventive detention cannot appeal against the detention, ये बिल्कुल गलत है। अब even a detainee under the preventive detention does have such right, so A only is going to be the right आंसर। राइट टू एजुकेशन के बारे में 3 प्रोविजन दिए गए हैं और करेक्ट हमें बताना है। द राइट ऑफ फ्री चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज एन एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड रेटिफाइड बाय द स्टेट ऑफ इंडिया, नहीं बिल्कुल गलत है। ये एक्ट जो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो है ये सिर्फ पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था, इसे स्टेट के पास नहीं भेजा गया था। तो अगर 1 गलत है और हमें करेक्ट बताना है, सो 1 कैन नॉट बी पार्ट ऑफ योर आंसर, हेंस एलिमिनेशन से ही आपका काम चला गया। दैट इज सी इज गोइंग टू बी बोथ सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। आप लोग रीड कर लेना, आप लोग ये मिस्टेक मत करना। कई बार मैं स्टेटमेंट क्योंकि मेरे को पता है ना कि एलिमिनेशन का जब मैं यूज कर रहा हूं तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही गलत है ना, या सही है, तो उसके बेसिस पे मैं डिसीजन लेता हूं जब एलिमिनेशन। लेकिन फ्रॉम अ स्टूडेंट, फ्रॉम अ एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग जस्ट फ्रॉम 2 years और 3 years, ही और शी, ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ब्रिलियंट हो, बट उनसे एक्सपेक्ट मैं नहीं कर सकता, हो सकता है कुछ गलती। तो अगर एलिमिनेशन टेक्निक का मैंने बार बार बोला है आप लोग यूज कर रहे हो, तो मेक श्योर जिस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो वो बिल्कुल 110% करेक्ट होना चाहिए। और 110% की गारंटी मैं तो ले सकता हूं बिकॉज आई हैव वास्ट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, बट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट। तो इसीलिए मैं अपील करता हूं कि इवन आप यू हैव एलिमिनेटेड ऑल द ऑप्शंस, फिर भी आप बाकी के स्टेटमेंट्स को पढ़ें। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर इंस्पायर्ड फ्रॉम, ये बिल्कुल ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपने आप आना चाहिए, ठीक है। Which of the following department form part of Ministry of Home Affairs? Department of Official Language, yes, it is a part of MHA. Department of State,
डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, ये तीनों के तीनों आपके जो है MHA के पार्ट हैं। विद रेफरेंस टू द राज्यसभा पावर ओवर एनुअल फाइनेंस दैट इज बजट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए, करेक्ट बताना है। राज्यसभा डज नॉट हैव पावर टू डिस्कस द बजट, तो बिल नहीं, डिस्कस करने का तो पावर है ना, वोट करने का पावर नहीं, गलत है। राज्यसभा हैज नो पावर ऑफ वोटिंग, तो ये बिल्कुल सही है, हेंस सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। विद रेफरेंस टू द नोटिफाइड एरिया कमिटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट बताना है। इट क्रिएटेड for the administration of a fast developing town due to industrialization, बिल्कुल करेक्ट है। it is established by a notification in the government gazette, बिल्कुल ठीक है। it is entirely nominated by the state government, बिल्कुल ठीक है। so तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, D is going to be the answer। consider the following statement, दो स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ordinary right generally imposes corresponding duty on another individual and state in some cases, but a fundamental right is a right which individual possesses against the state, so that's correct। अगेन आंसर आपका रिफ्लेक्ट हो गया मेरी गलती की वजह से, बट एनीवे हम लोग रीड जरूर करेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ बोथ फंडामेंटल राइट एज वेल एज लीगल राइट। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी करता है सुप्रीम कोर्ट को आप मूव हो सकते हो डायरेक्टली विदाउट फॉलोइंग दैट हायरार्की ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बट दैट इज ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट एंड नॉट फॉर द लीगल राइट। सो ये आपका गलत हो जाता है, ये सही है। सो वन ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with respect to tribes advisory council, they are established in each state having some scheduled area, बिल्कुल सही। governor is the chairman of the council, गलत। its recommendation on are binding, बिल्कुल गलत। so one only is going to be the right answer, correct बताना था। the power to specify a tribe as scheduled tribe lies with, of course president के पास ये पावर है। Who among the following are eligible for getting legal services by NALSA, National Legal Service Authority? So person in custody को NALSA के अंदर जो है लीगल सपोर्ट मिल सकता है, एडवोकेट का सपोर्ट ये दे सकते हैं। विक्टिम्स ऑफ अ मास डिजास्टर ऑफ कोर्स, और पर्सन ऑफ whose annual income does not exceed 1 lakh। so ये तीनों क्राइटेरिया हैं for a person to obtain or a person to be eligible to obtain the services, legal services under the NALSA. So D is going to be the right answer। Second last question, if a new state is to be created, which of the following schedule definitely need to be altered? So new state अगर create कर रहे हो तो उनकी boundaries वगैरह आपको define करनी पड़ेगी, और state का mention किस schedule में, first schedule में, तो उसका नाम भी mention करना पड़ेगा, boundaries वगैरह। So first schedule तो of course जो है ये होगा आपका 8th ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ डील करता है। सेकंड थर्ड आपका इमोल्यूमेंट्स के साथ और ओथ के साथ डील करता है, तो ये तीनों तो ऑल्टर नहीं होंगी, बट फर्स्ट शेड्यूल फॉर श्योर ऑल्टर होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर। हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड, बिल्कुल करेक्ट है। ही कैन बी अपॉइंटेड एज पीएम एनी नंबर ऑफ टाइम, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, हेंस बोथ स्टेटमेंट आर गोइंग टू बी correct, and hence C is the right answer। So with this we are wrapping up this video as well. In the next video we will be coming up with the new set of 20 questions. Till then, bye bye.